हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 9 को। पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि जिनवू डीमन किंग बारन को मार देता है और अब उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए तीनों आइटम मिल गए थे। लेकिन इसे बनाने के लिए जिनवू का इंटेलिजेंस लेवल हाई होना चाहिए, जबकि जिनवू तो अब तक सिर्फ अपनी ताकत और स्पीड को ही लेवल अप कर रहा था। जिनवू फिर भी सिस्टम से कहता है कि वो एलिक्सर ऑफ लाइफ को बनाए। कुछ देर में ही प्रोसेस पूरी हो जाती है और जिनवू को एलिक्सर ऑफ लाइफ की पूरी 6 बॉटल्स मिल जाती हैं। एलिक्सर ऑफ लाइफ एक ऐसी दवा है जिसे पीने से हर बीमारी ठीक हो जाती है और जिनवू इसके जरिए अपनी मदर को ठीक करना चाहता है, जो कि एटर्नल स्लम्बर नाम की बीमारी की वजह से पिछले 4 साल से हॉस्पिटल में है। तभी आयरन उस व्हाइट ड्रैगन की लाश यहाँ ले आता है, जो देख जिनवू उसकी तारीफ करता है कि उसने तो काफी अकल वाला काम किया, क्योंकि व्हाइट ड्रैगन एक क्रीचर है, ना कि कोई डीमन। तो जिनवू इस ड्रैगन की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। वो अराइज कहता है, जिससे अब ये ड्रैगन भी जिनवू की शैडो आर्मी का हिस्सा बन जाता है। सिस्टम इसका नाम रखने को बोलता है, तो जिनवू इसका नाम काइसेल रखता है। एसिल बोलती है कि इस पर बैठकर तो हम बहुत जल्दी वापस घर पहुंच जाएंगे और महल में जाकर वो पार्टी भी कर सकते हैं। लेकिन जिनवू जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था, ताकि जल्दी से अपनी मदर को ठीक कर सके, और एक एक फ्लोर करके वापस जाने में तो बहुत टाइम लगेगा। तभी जिनवू देखता है कि रिवॉर्ड में उसे एक रूइन स्टोन मिला था, जिससे उसे एक नई पावर मिलती है, शैडो एक्सचेंज, यानी कि वो अपने किसी भी शैडो सोल्जर के साथ जगह बदल सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। जिनवू अब एसिल से कहता है कि वो अकेली ही घर वापस चली जाए, उसके पास इतना टाइम नहीं है, किस्मत में हुआ तो वो फिर मिलेंगे। इतना कहकर जिनवू यहाँ से गायब हो जाता है। एसिल उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जिनवू यहाँ से जा चुका था और उसकी जगह पर एक शैडो सोल्जर आ जाता है। ये वही सोल्जर था जिसे जिनवू अपने मोहल्ले की निगरानी करने के लिए छोड़कर आया था, और जिनवू उसकी जगह टेलीपोर्ट होकर अपने मोहल्ले में आ गया था। ये पावर फिर से यूज करने के लिए उसे 3 घंटे का इंतजार करना होगा। तो जिनवू अपने ड्रैगन काइसेल को बुलाता है और उस पर बैठकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। इधर गनही जेजू आइलैंड मिशन का प्लान बना रहा था। ये लोग हंटर्स की मैजिक पावर का यूज कर एंट्स को उनकी क्वीन से अलग कर देंगे। इसके बाद ये रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे एंट्स आपस में कम्युनिकेट ना कर सके। फिर दूसरी टीम नेस्ट में घुसकर एंट क्वीन को मार देगी। इन्हें ये नहीं पता कि रेडियो वेव्स वाला आइडिया काम करेगा भी या नहीं। अगर कुछ उल्टा हुआ तो इन्होंने वहाँ से भागने का प्लान भी बनाया है। अब इन्हें बस हंटर्स को उस आइलैंड पर भेजना है। गनही जिनचुल से पूछता है कि जिनवू से कांटेक्ट हुआ क्या। जिनचुल कहता है कि अब तक तो नहीं। इधर हम बेक को देखते हैं, जो कि अपने पुराने दोस्त के साथ डिनर कर रहा था। इसका नाम मिनब्यूंगू है और ये एक एस रैंक हीलर है, और ये दुनिया के उन हंटर्स में से एक है जो कि इतनी कम उम्र में रिटायर हो गए हैं। ब्यूंग बोलता है कि बेक सच में उस आइलैंड पर वापस जाने वाला है, जबकि उसने अपनी आंखों से वहाँ पर यूनसुक को मरते देखा था, जो कि इनका तीसरा दोस्त था। बेक कहता है कि इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। अगर वो एंट्स यहाँ पर आ गई तो पूरे देश का हाल भी वैसा ही होगा। ब्यूंग पूछता है कि तुम कब से देशभक्त बन गए। बेक कहता है कि जो भी रीजन हो उसे जाना तो पड़ेगा ही। ब्यूंग बोलता है कि अगर तुम मुझे भी साथ ले चलना चाहते हो तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। बेक कहता है कि वो तो बस उसे गुड बाय बोलने आया है, क्योंकि क्या पता कि अब वो दोनों मिले या नहीं। ब्यूंग बताता है कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, उसे कोई खून खराबा नहीं देखना, इसीलिए वो हंटर वाले काम से रिटायर हुआ था। वो गवर्नमेंट जॉब करके नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है। बेक सोचता है कि तुम सही कह रहे हो, हंटर्स ही हैं जो नॉर्मल नहीं है, लेकिन उसे आज तक ऐसा कोई हंटर नहीं मिला जिसे लड़ना पसंद नहीं हो। मॉन्स्टर से लड़ना तो इनका रूटीन बन गया है। कुछ लोगों को तो इसमें मजा भी आता है। कहीं अवेकनिंग के लिए यही कंडीशन तो जरूरी नहीं। इसके बाद दोनों थोड़ा मजाक करते हैं। इधर जिनवू हॉस्पिटल में आ गया था। वो देखता है कि उसकी मदर की गर्दन पे जलने के निशान थे, जो कि असल में जिनवू की वजह से ही हुआ था, लेकिन उसकी मदर ने उसे बिल्कुल भी नहीं डांटा था। जिनवू अब सोच रहा था कि उसे ये एलिक्सर ऑफ लाइफ यूज करना चाहिए कि नहीं, पता नहीं इससे क्या होगा। लेकिन सिस्टम ने जिनवू को कई सारे चमत्कार दिखाए हैं। वो खुद भी ई रैंक हंटर से एस रैंक हंटर बन गया है, इसीलिए जिनवू को सिस्टम पर भरोसा है। जिनवू अब एलिक्सर ऑफ लाइफ की बोतल निकालता है और उसकी मदर को पिला देता है। इसके बाद दवाई का असर होने लगता है और उसकी मदर ठीक होने लग जाती है, बल्कि उसकी मदर की गर्दन पे जो जलने का निशान था वो भी चला जाता है। जिनवू उन्हें जागने के लिए कहने लगता है, क्योंकि उसने अभी तक जितनी भी मेहनत की है वो सिर्फ अपनी मदर को ठीक करने के लिए ही की है। दूसरी तरफ जिना का भी आज कुछ काम में मन नहीं लग रहा था और आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था। कुछ देर में जिनवू अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसकी मदर जाग गई थी। वो जिनवू को पहचान जाती हैं और पूछती हैं कि वो कितने टाइम
से सो रही थी। और जिना कैसी है? जिनवू बताता है कि पूरे 4 साल से, और जिना ठीक है। वो जिनवू से कहती है कि वो कितना बड़ा हो गया है और उसे चोट भी लगी थी, उसने जरूर बहुत मेहनत की होगी। जिनवू रोते हुए कहता है कि वो ठीक है और उसकी आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं होते। अगली सुबह डॉक्टर्स को पता चलता है कि एटर्नल स्लीप वाली पेशेंट को होश आ गया है, जो सुन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। जिना भी यहाँ आ जाती है और अपनी मदर को ठीक देख रोते हुए उन्हें गले लगा लेती है। जिनवू सोचता है कि उसकी सारी मेहनत रंग लाई और उसे असली रिवॉर्ड अब मिला है। दूसरी तरफ गन ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और सबको बताते हैं कि हंटर एसोसिएशन 4th जेजू आइलैंड रेड मिशन करने जा रहा है। इस मिशन में न सिर्फ हमारे देश के एस रैंक हंटर शामिल होंगे, बल्कि जापान से भी 10 एस रैंक हंटर आने वाले हैं। ए रैंक और उससे नीचे वाले हंटर्स भी सपोर्ट के लिए इस मिशन में हिस्सा लेंगे और इस बार हम जरूर उन एंट्स का सफाया कर देंगे। ये न्यूज देख के ब्यूंग को याद आता है कि कैसे वो और यूनसुक जेजू आइलैंड पर जाने से डर रहे थे, पर यूनसुक ने कहा था कि जो लोग लड़ नहीं सकते वो तो और भी ज्यादा डर रहे होंगे, तो इस काम को सिर्फ हम ही पूरा कर सकते हैं, वरना ये देश एंट्स का नेस्ट बन जाएगा। तभी बेक नींद में बड़बड़ाता है कि मैं उन चींटियों को अपने हाथों से कुचल दूंगा। खैर, शायद ब्यूंग का भी मिशन पर जाने का मन हो रहा था। इधर जिनवू और जिना अपनी मदर को घर ले आते हैं, जो कि पूरा बिखरा हुआ पड़ा था, क्योंकि जिनवू गया है तब से जिना ने बिल्कुल भी सफाई नहीं की। ये तीनों मिलकर अब घर की सफाई करने लगते हैं। अपने घर को पहले जैसा देख जिनवू बहुत खुश था, लेकिन उसे पता नहीं क्यों काफी अजीब लग रहा था, जैसे कि उसने कोई लाइन क्रॉस कर दी हो जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसकी मदर क्यों जिनवू से पूछती है कि उसके फादर की कोई खबर मिली क्या, और उसे ये भी पता चला था कि जिनवू एक एस रैंक का हंटर बन गया है, जो जानकर उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसके फादर भी पहले एक फायर फाइटर थे और फिर एक हंटर बन गए थे। वो लोगों की जान बचाते थे। ये देखकर ही क्यों ने उससे शादी की थी और जिनवू बिल्कुल अपने बाप पर गया है। जिना कहती है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है ताकि लोगों की जान बचा सके, जो सुन क्यों कहती है कि तुम भी अपने बाप पर गई हो। तभी जिनवू को एसोसिएशन से कॉल आता है। इधर गन ही बताता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थॉमस आंद्रे नाम का एक आदमी उनसे मिलने आया था, जो कि अमेरिका का नेशनल लेवल एस रैंक हंटर है। नेशनल लेवल हंटर्स एस रैंक हंटर्स से थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और अकेले ही एक देश की मिलिट्री जितने पावरफुल होते हैं। पता नहीं वो इनके देश में क्या करने आया है। गन ही पूछता है कि जिनवू से कांटेक्ट हुआ क्या। जिनचुल कहता है कि उससे बात हो गई है और वो बस आता ही होगा। गन ही जिनवू से कहता है कि 4 दिन में हम रेड मिशन पर निकलने वाले हैं और ये चाहते थे कि जिनवू भी मिशन का हिस्सा बने। लेवल अप करने के लिए जिनवू के पास ये अच्छा मौका है, लेकिन अब तो वो अपनी मदर को ठीक कर चुका है, तो उसके पास लड़ने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं बचा। तभी उसे पावरफुल माना महसूस होता है। गन ही बताता है कि एस रैंक हंटर्स जिम में वार्म अप कर रहे हैं, तुम्हें चलकर देखना चाहिए। हम देखते हैं कि बेक और हंटर माँ आपस में लड़ रहे थे। हंटर माँ फेम बिल्ट का एस रैंक हंटर है। गन ही बताता है कि वो माना वेव यहीं से निकली होगी। एस रैंक हंटर्स कभी कभी इकट्ठे होते हैं। जिनवू देखता है कि बेक तो हार रहा था, जिस पर चोई बताता है कि बेक अगर अपने असली रूप में आ गया तो हंटर माँ के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फुल पावर में बेक एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। यहाँ पर बाकी गिल्ड्स के हंटर भी मौजूद थे, जैसे नाइट गिल्ड, और जापान के 10 हंटर्स भी यहाँ आ गए थे, जिनके साथ गिल्ड मास्टर गोतो भी था। एक लड़की पूछती है कि वो कौन है, तो हानेकावा बताती है कि वो जिनवू है, जो हाल ही में एस रैंक हंटर बना है। गोतो बोलता है कि वो जरूर एसेसिन टाइप हंटर होगा, जिस पर हानेकावा कहती है कि नहीं, वो तो जादूगर है, जो बात गोतो को हजम नहीं होती। चाहिन भी देखती है कि जिनवू यहाँ पर आया है और उसे यहाँ पर महक आने लगी थी। बेक और माँ को लड़ते देख हानेकावा कहती है कि ये लोग इस देश के एस रैंक हैं, ये तो बड़े कमजोर हैं। उसने हमेशा गोतो को लड़ते हुए देखा है, तो शायद इसीलिए हानेकावा को बाकी सब कमजोर लग रहे थे। ये बात नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर सुन लेता है, जिसका नाम जोंगसू है। हानेकावा बोलती है कि ये नाम तो कभी नहीं सुना, जिस पर जोंगसू का असिस्टेंट बताता है कि ये एस रैंक नहीं, ए रैंक हंटर है, शायद इसीलिए नहीं सुना होगा, लेकिन हमारी गिल्ड भी देश के टॉप 5 में आती है। गोतो कहता है कि हम सबको आपस में एक फ्रेंडली मैच खेलना चाहिए, जिसमें सिर्फ एस रैंक हंटर्स ही भाग लेंगे। गन ही बोलता है कि ये तो अच्छा आइडिया है, लेकिन इसमें जादूगर और बाकी हंटर्स हिस्सा नहीं लेंगे, यानी सिर्फ लड़ने वाले हंटर ही भाग ले सकते हैं। बैक कहता है कि जो भी नीचे गिरा वो हार जाएगा और इस मैच में हम टीम की तरह लड़ेंगे, क्योंकि आइलैंड पर भी ऐसा ही होगा। गोतो मान जाता है। अब एक टीम में थे हंटर चाहिन, हंटर बेक, हंटर लिम और हंटर मा, और दूसरी टीम में थे जापान के हंटर्स त्वाता, कुमामोटो, होशिनो और टनाका। अब इनका मैच शुरू होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, जेजू आइलैंड पर जाने की तैयारी शुरू हो गई है। क्या जिनवू इनके साथ जाएगा और क्या ये लोग एंट क्वीन को हरा पाएंगे? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल वाइपर
पर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।